नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां सर्वे ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर प्रबंधन को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। और जहां आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया और जिसका उद्देश्य प्रदेश में शीतलहर से निपटने के लिए तैयारी और व्यवस्थाओं की समीक्षा करना रहा। और जहां कार्यशाला में शीतलहर के दौरान आम जनता की सुरक्षा, राहत एवं बचाव कार्यों पर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ठंड के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों पर खासतौर पर ध्यान दिया जाए और जहां आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं समय रहते मजबूत की जाएं ताकि किसी भी आपदा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। खबर देहरादून से ही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत और पद्म विभूषण सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड के हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले कि वर्तमान चीफ जस्टिस नरेंद्र आज 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और जिसके बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट की जिम्मेदारी को संभालेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लगातार राजनीति जो है देखने को मिल रही है। जहां भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी के पक्ष में को रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हैं और बेहतर निर्णय भी ले रहे हैं। जोशी ने आगे यह भी बताया कि मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और अब तक जमानत भी नहीं मिली है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस संवेदनशील मामले पर राजनीति करना उचित नहीं है और सभी को न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से अंकिता भंडारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसमें गंभीरता दिखाई और लगातार उस केस की मॉनिटरिंग भी की। और जो बात जब भी अंकिता भंडारी के माँ बाप ने जिस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा उसका पूरा करने का काम भी किया, उनकी बात को मानने का काम भी किया। अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा भी दिलाई, परिवार के कहने पर वकील भी उनको दिलाया गया। और बीच में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलूंगा और जैसा भी वो कहेंगे उसी के अनुसार मैं आगे को चलूंगा, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करूंगा। कल सौभाग्य वो लोग मिले हैं, माता पिता माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनसे चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी दिया है कि निश्चित रूप से जो बात उन्होंने कही है उसका हम पालन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। जिस तरीके की गंभीरता पहले भी मुख्यमंत्री जी ने दिखाई,
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है और जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जनता का विश्वास उनके साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है और जिसे कई संगठनों ने समर्थन भी दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चुनाव में बीजेपी का साथ देती आई है और उनका समर्थन पार्टी के साथ है। देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया है, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन अब भी न्याय की मांग लगातार तेज है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला मंच की संयोजिका कमला पंत ने 10 जनवरी को देहरादून में मशाल जुलूस, तो वहीं 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है, जहां आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई अब तक जारी है लगातार और जहां जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। कमला पंत ने पूर्व में 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान भी जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के तहत लड़ी जाएगी। उन्होंने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं आरोप लगाया है कि सरकार साक्ष्यों को दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने 10 तारीख की शाम को 5 बजे से गांधी पार्क से हमारा मशाल जुलूस निकलेगा और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मशाल जुलूस बहुत शांतिपूर्वक होगा और सभी का आह्वान किया जाएगा 11 तारीख के बंद के लिए। इसीलिए हम 10 तारीख का मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये अंकिता भंडारी के पूरे सम्मान में उसको न्याय दिलाने के लिए निकाला जाएगा और ये सभी कुछ जो कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम होंगे अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से। ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम जन संगठनों का हमें समर्थन मिला है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हमें मिला है, तमाम अन्य बुद्धिजीवी और तरह तरह के अन्य जो लोग हैं जो संघर्ष करते रहते हैं, सड़कों पे जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, उन तमाम लोगों का हमें सहयोग और समर्थन है। और 4 तारीख को मैं आपने देखा है किस तरह का समर्थन हमारे साथ रहा है और वही समर्थन 11 और 10 तारीख को हमें मिलेगा। इतना मैं कहूँ। खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा ने हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पहरा बैठाने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। बता दें कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के माह में पहले सप्ताह में 4 धाम यात्रा के शुभारंभ की संभावना को देखते हुए यूकाडा ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि यात्रा के दौरान हवाई सेवाएं सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि विशेष रूप से श्री केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर की सेवाओं पर कड़ी निगरानी रखने की योजना बनाई जा रही है। यूकाडा तमाम तकनीकी सुरक्षा और संचालन से जुड़े पहलुओं पर काम कर रही है और जिससे कि यात्राओं और यात्रियों को किसी प्रकार की भी असुविधा या परेशानी का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों का यह भी कहना है कि 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगी। जो सिमिलर जो आप जैसा कह रहे हैं उसी लाइन पे हम लोगों को एवोस सीलोमीटर इस तरीके के इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं हम लोग और साथ ही हमारी हॉटलाइन जो स्टैब्लिश होनी है वहाँ पे हम लोगों ने एक चीफ पायलट को डिप्लॉय किया था 2 महीनों के लिए। तो सिमिलर लाइन पे हमारा डीजीसीए के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, आईएमडी के लोग बाग और दूसरे जो उपकरण लगने हैं वो प्लस एक चीफ पायलट और यूकाडा का स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहेगा वैली में। और हम लगातार ये देखेंगे कि किसी भी हेली कंपनी के द्वारा वायलेशंस ना किए जाएं और लोगों की या तीर्थ यात्रियों की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। सर, जो अभी तक हमारा खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुराधर जोशी ने कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति और नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी इस कदर हावी हो चुकी है कि संगठन का विस्तार तक नहीं हो पा रहा और जहां 4 से 5 बड़े नेताओं के बीच लगातार खींचतान चल रही है और जिसका
सीधा असर जमीनी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से संगठन का विस्तार नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 4-5 जो बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ डबल है, उससे कांग्रेस 2027 के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार आज 4 साल में प्रभारी महोदया को उत्तराखंड की याद आई है, क्योंकि चूंकि चुनाव भी अब नजदीक हैं, वो पहली बार यहाँ पर आ रही है 4 साल में। एक बार पहले आई थी जब शुरू में बनी थी, उसके बाद ही उनका मैं समझता हूँ दूसरा दौरा होगा। और आज वो आई हैं, देखिए वो कितना इन 5-6 नेताओं को एकजुट रख सकती हैं, क्या संदेश दे सकती हैं, वो उनका अपना प्रयास होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं को ये तय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि घटाघर के निकट NHB कॉम्प्लेक्स पर भी MDA के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, और जहां जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई पूर्व में संबंधित पक्ष को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिए जाने के बाद की गई है। बताते चले कि जब निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तब प्रशासन ने बिना कोई ढील दिए कार्रवाई की। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आज न्याय पंचायत भटियारा में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने की, और जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की उपस्थिति भी रही। जहां जानकारी के अनुसार इस दौरान विभिन्न विभागों में आम जनता की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण भी किया गया, और जहां शिविर में 640 से अधिक लोग पहुंचे और 27 लिखित शिकायतें दर्ज की गई, और जिसमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बताते चलें कि शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और 1 दिन का वेतन काटने का आदेश भी दिया गया। जन जन की सरकार ये सुदूरवर्ती क्षेत्र आज गंगोत्री विधानसभा का पहला बहुत ही शिविर संपन्न हुआ, और इस तरीके से आज बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे हुआ। कुछ समस्याएं रह गई जिनका निस्तारण कुछ राज्य स्तर पे होना है, कुछ PWD के अधिकारी उनके द्वारा किया जाना है। और इस तरीके से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो समूचे उत्तराखंड में जन जन की सरकार जनता के द्वार का जो कार्यक्रम है, ये एक ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम है। आज हमारा कैंप था धोतरे में, और माननीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष और राज्य मंत्री जी, और साथ में कई गाँव के ग्राम प्रधान सदस्य और जनता भी काफ़ी रही। उनका आगमन अच्छा रहा, और साथ ही जो सुविधाएं हमारी कैंप के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ का है, पशुओं से संबंधित है, कृषि है, महिला समूह के उत्पाद हैं या उनसे संबंधित जानकारी है, सहकारिता है, विद्युत विभाग की समस्याएं भी आई हैं थोड़ी बहुत, उनका भी निस्तारण किया गया मौके पे। तो साथ ही जो समस्याएं ऐसे थे जो तत्काल निस्तारित हुई, वो भी अच्छी संख्या रही आज। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा समय लगेगा, जिसमें खासकर योजनाओं से संबंधित है। जल जीवन मिशन में पानी का समस्या की बात यहाँ भी आई, तो मैंने अवगत भी कराया आमजन को कि कुछ अभी पेंडेंसी हमारी है। भारत सरकार से हमने डिमांड करी है यूसी देने के बाद कि पैसा आते ही इसी अगले 2 महीनों में इनका निस्तारण भी पानी से संबंधित समस्याओं का होना हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां गणेशपुर में जल निगम के द्वारा की जा रही पानी की टंकी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा सड़कों पर अब उठता हुआ नजर आया। जहां आपको बता दें कि आरोप है कि जल निगम और
नगर निगम तालाब की भूमि पर अवैध रूप से टंकी का निर्माण कर रहे हैं और जहां निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की है और इस मामले की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि मजबूरन सारे लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और वही जल निगम के अधिकारी और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया है और जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी तो विरोध को शुरू कर दिया गया। और जहां स्थानीय पार्षद अंकित चौधरी ने इस पर कहा है कि जब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेते पाइपलाइन का काम नहीं होने दिया जाएगा। खबर रुड़की से ही है जहां शिवपुरम, कृष्णा नगर और पनियाला रोड पर क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर समस्या के समाधान के लिए नगर निगम की टीम पहुंची, लेकिन भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलिए कि पनियाला रोड पर कॉलोनियों में बारिश के दौरान सड़कों और घरों तक पानी भर जाता है और जहां रहीमपुर गांव के ग्रामीणों ने नगर निगम के द्वारा नाला खोलने का विरोध किया है, क्योंकि उनका आरोप है कि नगर निगम का गंदा पानी उनके खेतों और घरों में भर जाता है और जिससे कि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मेयर अनीता अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने पुलिस बल के साथ नाले की सफाई को शुरू किया और जहां इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हमारे नगर निगम के शिवपुरम मोहल्ला है और प्रीति विहार है, शेखपुरी वगैरह है, उसे एडजॉइनिंग जितने मोहल्ले हैं उसके पानी की निकासी रहीमपुर फाटक और शिवपुरम के 10 नंबर गली से होती थी। तो बारिश के बाद जो घरों का पानी निकलता है उसके कारण लोगों यहाँ रहीमपुर फाटक में जो पानी की निकासी नेचुरल ड्रेनेज थी उसको रहीमपुर के गांव वाले जो उनके प्रधान हैं उनके नदीम करके उनके नेतृत्व में आके बंद कर देते हैं। तो 2-2.5 महीने से पानी 10 नंबर गली से होके निकलता था, लेकिन इधर 10 नंबर की गली के आगे जो रेलवे के अंडर पास है वहाँ गांव वालों ने गेहूं की फसल बचाने के लिए वहाँ भी बंद कर दिया। यहाँ जल संस्थान की टीम आई हुई थी और जो यहाँ पर लाइन डालने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। ये पहले की स्थिति तो देखें, यहाँ पे स्थिति इतनी क्रिटिकल हो रखी है, मकान लगभग 6-7 मकान गिरने की जद में है, बट उसके बावजूद भी ये लाइन खुदवा रहे हैं यहाँ पे। और कल के दिन पता नहीं फिर कुछ भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी फिलहाल और इसका कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के वन रेंज अंतर्गत मनकोट के जंगलों की घास में फैली गई जो आग है वो ग्रामीणों के आवास तक पहुंच गई और जिसके बाद ग्रामीण बुजुर्ग महिला के द्वारा अपने खेत और सूखी घास का ढेर, पशु जानवरों का चारा आग से बचाने में जुट गई। आपको बता दें कि आग बुझाने के दौरान महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई। तो वही महिला का शव लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिला है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि महिला पर गुलदार ने हमला किया और जिससे कि उसकी मौत हो गई है। तो वहीं वन विभाग की लापरवाही को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जंगल में आग लगी होने के बावजूद विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और अधिकारियों ने मामले की जांच को शुरू कर दिया और जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर कस्बे में दिन दिहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको यह बताते चले कि गनीमत यह रही कि कारोबारी जो है वो बच गए, लेकिन पास खड़ा युवक गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि बदमाशों ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली दीवार से टकराई और एक राहगीर की
चोट उसे जो है आई है और जहां घटना के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए और जिससे कि इलाके में दहशत फैल गई। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को भी शुरू कर दिया गया। पीड़ित ने हमलावरों की पहचान रुहालकी और प्रताप कॉलोनी के युवकों के रूप में की गई है और जहां घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गोली चलाई गई और जिसमें कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही है कि जो युवक है जिस पर हमला किया गया वह गोली लगने की वजह से, माफ कीजिए, गोली जो चलाने की वजह से जो है उसका जो छर्रा है उसकी वजह से घायल हुआ और उसकी जान बच गई है। हालांकि आपको यह बताते चले कि अभी उसका इलाज जारी है और जहां इलाके में घटना के बाद दहशत का माहौल है, तो वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो के आधार पर पुलिस की ओर से जांच को शुरू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंडियाल का कहना है कि इस मामले में सामने आई कोई भी ऑडियो की निष्पक्ष जांच नहीं हुई है और जहां जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का मानना है कि इस हत्याकांड में एक तथा कथित जो वीआईपी है उसकी भूमिका हो सकती है और जिसे बेनकाब करना बेहद ही जरूरी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ, ये वो लोग देखेंगे जो इसकी जांच कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई तथाकथित वीआईपी निश्चित है, उसको बेनकाब होना चाहिए और वो सुरेश राठौर की जांच करें, वो उर्मिला सनावर की जांच करें, वो गट्टू की जांच करें, भट्टू की जांच करें। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उत्तराखंड की अस्मिता का प्रश्न है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और कोई समझौता नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।